नमस्कार दोस्तों। उम्र बढ़ने के साथ ही प्रोस्टेट जिसे गदूद भी कहते हैं, कई लोगों में इसकी समस्या बढ़ने लगती है। 50 की उम्र के बाद तो बहुत से लोगों को प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है। ऐसे में यदि प्रोस्टेट की समस्या की सही जानकारी मिल जाए तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है और इसका सही इलाज भी हो सकता है। इसीलिए हम आज आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर परमेल चौधरी से, जो MBBS MS सर्जन है और प्रोस्टेट, पाइल्स, फिस्टुला इन चीजों के बेहतर इलाज की जानकारी देते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि प्रोस्टेट क्या है, किन लोगों को ज्यादा संभावना होती है और प्रोस्टेट हो जाता है तो क्या समस्या होती है, क्या इसे शुरुआत में रोका जा सकता है या फिर इसका सही निदान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये प्रोस्टेट पहले तो यही बताइए कि होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट पुरुषों के अंदर पाई जाने वाली एक सामान्य ग्रंथि है, ग्लैंड होता है, एक ऑर्गन होता है जो एक रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम होता है उसी में वो पार्टिसिपेट करता है। अब ये कहाँ होता है और ये किसका क्या काम होता है, ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि जो एक्सटर्नल जो जेनिटलिया होता है, पेनिस होता है, उसके अंदर से बीच में होती है पेशाब की नलकी। और वो पेशाब की नलकी जब पेशाब की थैली के अंदर घुसती है, ये क्या है, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर, तो उसके नीचे में प्रोस्टेट की ग्रंथि होती है। सामान्यतः 20 से 30 ग्राम की होती है और उसके अंदर से ही ये यूरिथ्रा जो पेशाब की नल वाहिनी होती है वो उसमें से पेशाब निकलता है। और साथ ही साथ इसका जो फंक्शन क्या होता है, पुरुषों में जो सीमन निकलता है, जो सीमन होता है, शुक्राणु होते हैं, उसको लुब्रिकेशन का जो केमिकल होता है वो ये देता है। साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, तो वो भी सिक्रेट करता है। साथ ही साथ ये जो स्पर्म्स ताकि जिंदा रहे तो उनके न्यूट्रिशंस के में भी कुछ केमिकल छोड़ के उसको न्यूट्रिशन देता है स्पर्म्स को। और साथ ही साथ जो सीमन अगर निकलता है तो उसकी जो इजेकुलेशन होती है, जैसे रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जब वो बच्चे पैदा करता है पुरुष, तो सीमन की इजेकुलेशन होती है, मतलब जो बाहर निकलेगा सीमन, ना कि अंदर जाएगा पेशाब की थैली में, तो उसको रोकने में ये सहायता करता है और उसको फैसिलिटेट भी करता है। और जो सीमिनल वेसिकल्स होते हैं वो भी उसके पास ही होते हैं और उनके अंदर भी वो जैसे सीमन को स्टोर करके रखता है और जब जरूरत होती है जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान, तभी वो इजेकुलेशन में इसकी हेल्प करता है। तो प्रोस्टेट एक मेन ऑर्गन नहीं है लेकिन वो हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसकी जो समस्या, देखिए प्रोस्टेट मैंने बताया कि होता तो सब में ही है, समस्या जब होगी, ये देखिए सामान्य प्रोस्टेट आप देख रहे हैं, अब इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ये पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे ये प्रोस्टेट है जिसको हमने एक सेक्शन में काट के दिखाया गया है, और उसके अंदर से ये यूरिथ्रा, ये देखिए पेशाब की नलकी है जिसमें से पेशाब बाहर आता है। तो ये तो एक नॉर्मल होगी कंडीशन, लेकिन जो ही उम्र बढ़ती है तो हार्मोन्स के बदलाव की वजह से, जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल 50 साल के बाद, 45 साल के बाद, यूं मानो कि एक जो उम्र जो पुरुष की बढ़ती जाती है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे आता चला जाता है और बॉडी के अंदर कुछ एक जो हार्मोन्स है जिसको एस्ट्रोजन बोला जाता है उसका लेवल धीरे धीरे अप आता है, और कुछ अन्य हार्मोन DTH जो होता है उसकी वजह से भी। तो क्या होता है, प्रोस्टेट समय के साथ, ये देख रहे हैं जैसे आपको लहसुन की गांठ जैसा दिख रहा है, तो ये गठीला सा हो जाता है और इसका साइज बढ़ जाता है। अब इसका साइज जैसे पहले 20 से 30 ग्राम होना था, अब इसका साइज लगभग कई बार तो क्या हो जाता है 50 ग्राम हो जाता है, 85 ग्राम तक चला जाता है। उसकी ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है, जैसे 30 ग्राम से नीचे है तो हम ग्रेड 1 बोलते हैं, 30 ग्राम से 50 तक है ग्रेड 2 है, 50 से 85 तक है तो ग्रेड 3 है, 85 से ज्यादा हो चुका है तो ग्रेड 4 में आ जाता है। तो ये तो होती है उसके साइज के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से। लेकिन आप ये देख रहे हैं जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो जो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल भी थिक हो जाती है, क्योंकि जो पेशाब है वो निकल नहीं पाता है, उसमें से पेशाब में रुकावट आ जाती है। और सबसे पहले सिम्टम क्या आएगा, लक्षण क्या आएगा पुरुष के अंदर, कि पेशाब की धार पतली होती चली जाती है, वो बूंद बूंद करके निकलता है, पेशाब को शुरू करना भी मुश्किल हो जाता है और उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी रोगी को ये लगता है कि जी पेशाब निकलने ही वाला है उसके अंडरगारमेंट्स में, उसके कच्छे के अंदर, और एक अर्जेंसी बनी रहती है। जो ही जैसे सर्दी का वक्त आएगा या वो लिक्विड ज्यादा ले लेते हैं, तरल ले लेते हैं, लस्सी ले ली, दूध ले लिया, या फिर कोई जूस लिया है, नारियल पानी लिया है, या जैसे दाल खाई है, तरी वाली सब्जी खाई है, तो उस रात भर क्या करेगा पुरुष, आप देखते भी होंगे घर में जैसे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं या घर में जो पुरुष है वो रात के वक्त लगभग 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे बार बार उठते हैं पेशाब करने के लिए, जबकि ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर पेशाब ज्यादा था, पेशाब तो एक नॉर्मल अमाउंट में बना ही था। लेकिन देखिए अगर ये नॉर्मल थैली होती है तो
ये देखिए नीचे तक है ये प्रोस्टेट ना, खुला हुआ है, लेकिन इसके अंदर ये प्रोस्टेट ऊपर तक घुसा हुआ है। इसकी वजह से जो ये चीज है इरिटेट रहती है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मुहाना है वो इरिटेट रहेगा, परेशान रहेगा, और उसको थोड़ा सा पेशाब इकट्ठा होता है, जैसे 30 ml या 50 ml भी अगर उसके अंदर पेशाब इकट्ठा हुआ है तो रोगी को ये महसूस होगा कि जब पेशाब निकलने ही वाला है, वो बेचैन हो जाएगा, उसको बाथरूम में जाना ही पड़ेगा, वॉशरूम में जाएगा, पेशाब को खाली करने की कोशिश करेगा, लेकिन पेशाब की धार नहीं बन पाएगी। पेशाब शुरू करने में काफी मिनट लग जाते हैं, और कई लोगों को तो आधे घंटे तक बैठे रहते हैं टॉयलेट में, पुरुष का पेशाब नहीं निकलता है। तब ये इसको क्या बोलेंगे जी, प्रोस्टेट की समस्या, प्रोस्टेटाइटिस, इसको बोलते हैं बीपीएच की जी, गदूद हो गए। इसको सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, गदूद। अब ये गदूद जो हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो पूरी पेशाब की नलकी आपकी डिस्टर्ब हो चुकी है, बिल्कुल श्रिंक हो चुकी है, बिल्कुल सिकुड़ चुकी है, अब इसमें पेशाब निकलेगा ही नहीं। अब धीरे धीरे क्या होता है, रोगी पेशाब करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाता है, बहुत ज्यादा जोर लगाएगा, इतना जोर लगाता है कि उसको हर्निया तक हो जाते हैं। जैसे जो नीचे जो जांघों के पास इनवाइनल हर्निया होते हैं, डायरेक्ट हर्निया जिसको हम बोलते हैं, पेशाब में इतना जोर, भीषण जोर लगाना होता है उसको पेशाब निकालने के लिए कि उसको हर्निया तक हो जाते हैं। हर्निया क्या होता है, अगर हम एक साथ 80 किलो वजन उठा रहे हैं शरीर से, 50 किलो वजन उठा रहे हैं, या बहुत ज्यादा वजन का काम कर रहे हैं, तब हर्नियाज बनते हैं, इंग्वाइनल हर्निया जिनको बोलते हैं। लेकिन प्रोस्टेट की समस्या में वो प्रत्येक दिन ही काफी ज्यादा फोर्स लगाता है, इतना फोर्स लगाता है कि जो नीचे का जो एब्डोमेन होता है उसके अंदर हर्नियाज बन जाते हैं। दूसरी क्या होगा, कभी कभी उसको पेशाब की जलन होती, क्योंकि इन्फेक्शन रहेगा, पेशाब में बंदा लग सकता है, कभी कभी रात में भी वो पेशाब एकदम से बंद हो जाता है, निकलता ही नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं इमरजेंसी में, और हम उनको कैथेटर लगाते हैं, कभी इंडियन रबड़ वाला कैथेटर लगाते हैं, या फिर सिलिकॉन रबड़ वाला भी कैथेटर उसमें पुश करते हैं, ताकि उसके पेशाब की जो थैली है वो खाली हो जाए और रोगी को राहत मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि जो ये प्रोस्टेट है, बेसिकली प्रोस्टेट तो रहता ही है, बट वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसमें जो आपने जैसा दिखाया कि जो पेशाब का यूरेथ्रा, जहां से पेशाब निकलने वाली जो नली है, उसके चारों तरफ उसको श्रिंक कर देता है, और वो पतली होती जाती होते रास्ता कम होता जाता है, जिस कारण वो पेशाब भी कम आता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो ये हो गई मेन प्रोस्टेट की समस्या। तो इसका शुरू का सिम्टम क्या रहते हैं कि पेशाब बार बार जो आता है, ये बार बार आने की अर्ज होती है, या क्यों जाना पड़ता है रात को बार? जी, ये बार बार इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि एक बार में पेशाब की थैली खाली ही नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, मान लिया थोड़ी देर में आपके अंदर पेशाब बना है 20 ml, मात्र 4 चम्मच पेशाब बना है पेशाब की थैली के अंदर, क्योंकि किडनी तो 24 घंटे काम करती रहती हैं, काम तो वे उतना ही कर रही हैं जितने एक युवा वर्ग या फिर बच्चों में काम करें। लेकिन युवा वर्ग है और वो जो बच्चे हैं वो तो जाएंगे 4-5 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद, लेकिन जो जिनको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या अगर हो चुकी है, या जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो चुका है, वो एकदम से पेशाब इकट्ठा होता ही उसको ये फीलिंग आती है कि भाई ये निकल ना जाए, ड्रिबलिंग, मतलब कि यूरिन ड्रिबल करने लगता है, 2-4 बूंदे उसकी निकल भी जाती हैं। उसका कारण ये है कि जो पेशाब की जो थैली का जो मुआना था, वो जो उसका कंट्रोल था, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा कि कुछ एक बूंदे निकल जाती हैं, लेकिन पूरी की पूरी धार नहीं बन पाती है। धार तो धीरे धीरे उसकी पतली होती चली जाएगी, और एक बार में सारा जो पेशाब की जो थैली है वो खाली भी नहीं होती है। उस वक्त में हमें डॉक्टरों को ये जांच करनी होती है कि जी क्या ये प्रोस्टेट का जो इनलार्जमेंट है, जिसको बीपीएच बोला जाता है, गदूद जिसको देसी भाषा में, सिंपल भाषा में बोला जाता है, कि ये जो इसका इनलार्जमेंट, ये इसका जो साइज बड़ा है प्रोस्टेट का, क्या वो कैंसर की वजह से बड़ा है, या एक उम्र के साथ जो बीमारी जुड़ी हुई होती है तो उम्र के हिसाब से बड़ा है, या फिर प्रोस्टेटाइटिस, या फिर उसकी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई पस बनी है, या ट्यूबरकुलोसिस है। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करने के लिए रोगी को सर्जन के पास जाना ही पड़ेगा, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, और सर्जन जाके वहां पे इसको चेक भी करेगा। अब देखो इसको चेक कैसे किया जाता है कि हम रोगी को लेटाते हैं, वो लेटाने के बाद जो उसका जो मल द्वार है उसमें से सर्जन जो डॉक्टर होगा उसका, वो जाके उसको उंगली से मल द्वार के अंदर जाएगा, और जो प्रोस्टेट वाला जो हिस्सा है जो शरीर के अंदर है, उसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि भाई कहीं ये पत्थर जैसा हार्ड तो नहीं हो गया। अगर ये पत्थर जैसा हार्ड है तो हमें इसकी बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी इसलिए करनी पड़ेगी कि कहीं हमें ये डिस्टिंग्विश करना होता है कि क्या ये प्रोस्टेट का जो इनलार्जमेंट है, अगर बहुत ज्यादा हार्ड है, इसका फील लचीला है, नरम है, या पेनफुल है। अगर पेनफुल होगा तो इसका मतलब क्या है, इसके प्रोस्टेटाइटिस है, इन्फेक्शन है, हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ही इसका प्रोस्टेट का साइज बड़ा है। इसलिए डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है। हमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, मतलब अंतर कर पाएंगे कि ये कैंसर की वजह
से है या गदूद की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से है। तो ये तीनों चीजों में डिफरेंशिएट करना हुआ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर इनका एग्जामिनेशन करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि दुकान पे जाके हमने पेशाब की कुछ गोलियां ले ली और उससे काम चल गया, नहीं। और जो ही प्रोस्टेट की वजह से क्या गलतियां क्या करते हैं गांव के रोगी, ये गलती करते हैं कि वो पेशाब को तेजी से बनाने वाली गोली ले लेते हैं, जबकि पेशाब तो उसमें नॉर्मली बन ही रहा है, लेकिन वो निकलने वाला जो रास्ता है वो खराब है। तो गलती क्या करते हैं कि लोग पेशाब की जैसे कुछ केमिकल्स हमारे पास आते हैं, रसायन आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं और टेबलेट्स भी आते हैं। उसमें क्या होता है, पेशाब तो बहुत ज्यादा स्पीड से एकदम से पेशाब की थैली भर जाती है, 1 लीटर पेशाब इकट्ठा हो जाता है उसमें, लेकिन निकलने वाला रास्ता है बिल्कुल बंद हुआ है। अब उसमें क्या होता है, वो थैली फटने का भी चांस रहता है और थैली के अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए प्रोस्टेट जो इलार्जमेंट वाले बीपीएच वाले जो रोगी होते हैं, जो कि सामान्यतः मैंने बताया ना कि 50 साल से उम्र, 55 साल से उम्र से ज्यादा या फिर 60 साल से ऊपर पुरुषों में होने वाली एक सामान्य बीमारी है। अब मेन क्या है इसका कि मैनेजमेंट कैसे करोगे, गलती वहां होती है मैनेजमेंट करने की। अब इसका जो मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले यही बताता हूं कि पहले हमें यही देखना होता है कि पेशाब का हम इन्फेक्शन देखते हैं तो पेशाब का टेस्ट होगा, उसका कल्चर कराएंगे कि उसमें कोई बैक्टीरिया है या नहीं है, उसका टीबी का टेस्ट कराएंगे कहीं यूटीआई तो मतलब ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई है या नहीं हुई है, या फिर हम क्या कराएंगे पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। उससे हमें ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये एक सामान्यतः बीपीएस की बीमारी है या फिर कैंसर है। हमें सीरम पीएसए से ही पता लगता है कि ये कैंसर है या नहीं है, या फिर हम उसका जो ब्लड के अंदर टीएलसी देखते हैं उससे हमें ये पता लगेगा कि उसके अंदर इन्फेक्शन, सीरियस कोई इन्फेक्शन है या सिंपल उसका जो टीएलसी नॉर्मल काउंट चल रहा है। तो ये सब हमें करना होता है। साथ साथ हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें एक तो उसके ग्रेडिंग पता लग जाती है और उसका साइज, ताकि हम प्लान कर पाए। और इसका जो उपचार है बेहद साधारण उपचार है, और लेकिन सबसे पहले जो रामबाण इलाज है, इसका रामबाण इलाज मैनेजमेंट खुद करेगा। पेशेंट शाम के वक्त 6 बजे के बाद खाना नहीं खाएगा। 6 बजे तक ये जो रोगी होते हैं प्रोस्टेट वाले, मैं कहता हूँ 5 या 6 बजे तक अपना खान पान जो डिनर है वो कर लीजिए। उसके बाद डिनर मत कीजिए। लेट डिनर आप करेंगे तो डिनर के साथ बाद में आपको प्यास लगेगी, भीषण और प्यास लगे तो आप पानी पिएंगे। तो जो पानी वाली जो तरल चीजों का रेस्ट्रिक्शन उनको 6 बजे के बाद रखना है। 6 बजे का इसलिए ताकि जो ही वो 8 या 9 या 10 बजे तक सोएंगे तो उससे पहले उनके शरीर में जो तरल जो फ्लूइड है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। अगर वो फ्लूइड है, मान लिया वो ज्यादा ले रखा है, चाहे उसने दूध लिया है, लस्सी ली है, दही ली है, जूस लिया है, नारियल पानी लिया है, या चाय ली है या कॉफी ली है, तो रात भर वो परेशान रहेंगे। उससे उनकी जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है सोने वाली वो डिस्टर्ब रहेगी। और इस उम्र में सामान्यतः हाइपरटेंशन भी होती है, बीपी की समस्या भी होती है, शुगर की समस्या भी होती है। अगर वो रात भर ने तो खुद सोएगा रोगी और नहीं घर वालों को सोने देगा, तो एक तो क्या होता है उस पुरुष जिसके साथ जो बीपीएच होता है उसकी घरवाली भी परेशान रहती है, क्योंकि रात भर पुरुष क्या हो गया, अभी जाके उठ रहा है, फिर बाथरूम का दरवाजा खोल रहा है, फिर बंद कर रहा है। तो वो जहां जहां घर में से बाथरूम तक जाएगा तो वो सारे जो लोग उसके रास्ते में आते हैं, जो कोई रूम है, कमरा है, बैठक है, तो सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खुद की तो रहती ही है। इसलिए आपने सामान्यतः देखा होगा कि इस तरह के जो रोगी हैं रात भर जागते रहते हैं, दिन में जाके सोते हैं, दिन में अपनी नींद उनकी पूरी हो जाती है। अब उनको क्या करना है कि रात के वक्त दूध नहीं पीना है 6 बजे के बाद, उनको लस्सी या लिक्विड या तरी वाली सब्जी या दाल नहीं लेनी है, चावल का कोई भी आइटम रात के वक्त नहीं लेना है। रात के वक्त जो रामबाण इलाज है बीपीएच में, जो प्रोस्टेट की जो समस्या गदूद होती है उसमें यही है कि फ्लूइड का रेस्ट्रिक्शन रखना है। अब और क्या करना है, शुरुआत में अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, सर्जन को दिखाना है, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, और ये वो आपकी ग्रेडिंग का पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि आपको मतलब कैंसर की वजह से दिक्कत है, या इन्फेक्शन की वजह से, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, या फिर प्रोस्टेट का एक नॉर्मल इनलार्जमेंट है। उसके बाद ही हम आपकी सर्जरी। अब देखिए एक अच्छी चीज ये है कि पुराने जमाने में क्या होता था कि पूरा का पूरा पेट खोल के पूरा यूरिनरी ब्लैडर को ओपन करके उसमें से हम प्रोस्टेट निकालते थे। अब क्या हो गया, उसकी वजह से क्या होता था कि रोगी की जो सेक्स लाइफ होती थी जीरो हो जाती थी उस ऑपरेशन के बाद उस जमाने में। लेकिन अभी जो रोगी की जो सेक्स लाइफ है वो भी अच्छे से बनी रहती है, चाहे वो 50 साल का है, चाहे वो 60 साल के, चाहे 70 साल के, उनकी जो लिबिडो है वो भी बनी रहती है अगर आप समय पर इसका उपचार करा लेते हैं। और उसका जो सही और जो बेहतरीन उपचार है वो है TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की जो दूरबीन से जो सर्जरी होती है उसमें क्या हो गया कि ना तो इनको देखिए, आपको ये इस तरह से दिखाई देगा, ये दूरबीन एक मशीन है और ये हमारा मतलब इक्विपमेंट होता है, और पेनिस से यूरिथ्रा के जरिए वो जाएगा और अंदर जाके इसके जो प्रोस्टेट जो बड़ा हुआ है उसका हिस्सा
निकाल दिया जाता है और उसकी बायोप्सी भी हो जाती है। बायोप्सी से ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये कैंसर था या नहीं है। अगर कैंसर है तो उसका उपचार अलग चलेगा। और सामान्यतः अगर बीपीएच की ही समस्या थी, गदूद की समस्या थी, तो वो इस ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। धार खुल के आएगी, पेशाब की थैली खाली होती रहेगी, उसके बाद पेशाब में से न ब्लीडिंग होगी, न इन्फेक्शन होगा, न ही इस पेशाब की रुकावट की वजह से गुर्दे खराब होंगे। क्या होता है, कई बार तो रोगी हमारे पास आते हैं कि गुर्दे ही खराब होके आ जाते हैं, क्योंकि पेशाब तो निकलता नहीं है। और जो पेशाब की थैली भर जाती है तो यूरेटर भी फूल जाते हैं, और जो ऊपर किडनी भी पेशाब की बैक फ्लो की वजह से फूल जाती है, और फूलने की वजह से किडनी भी डैमेज हो जाती है, उसके नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं। तो किडनी भी ठीक रहेंगी अगर आप समय पर उपचार कराएंगे। और दूरबीन से हो जाता है, और इसमें न कोई चीरा लगाया, न कोई कांटा लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ पेशाब की नलकी से दूरबीन जाती है और इसको ठीक कर दिया जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ उपचार हैं वो अंडर ट्रायल्स होते हैं, जैसे कि जो प्रोस्टेट की जो एक आर्टरी होती है, खून की नलकी होती है, तो उसका इम्बोलाइजेशन कर देते हैं, या फिर कुछ माइक्रोवेव्स के तार आते हैं, या फिर लेजर की वजह से हम लेजर के ट्रीटमेंट से हम इसको थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। इसमें जो सक्सेसफुल होता है वो यही है, जिसको कि क्या बोलते हैं, टीआरपी। एक सिंपल सा साधारण सा ऑपरेशन, सीधा जाओ और ये जो गदूद है इसको निकाल दो, और उसका सारा का सारा हिस्सा नहीं निकाला जाता है, इसमें से वही हिस्सा निकाला जाता है जो तकलीफ दे रहा है, जो रुकावट दे रहा है रोगी को, और उसकी बायोप्सी भी होती है। तो कई बार क्या होता है, 40 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, मान लिया काफी बड़ा प्रोस्टेट है तो उसमें से 30-40 ग्राम निकालने से काम चल जाता है, और उसके बाद उसकी बायोप्सी हो जाती है, और रोगी को कुछ दिन तक, मान लिया लगभग हफ्ते भर की दवाइयां लेनी होती है, उसके बाद कोई दवाई नहीं लेनी। हाँ, इसके अलावा अगर पेशेंट अनफिट है, सर्जरी के लिए बिल्कुल अनफिट है, या इच्छुक नहीं है, या ऐसी जगह रहता है जहां वो सर्जरी कराने के लिए जा ही नहीं सकता, तब उसको हम क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से उसको कुछ एक रोगियों में उसको राहत मिल जाती है, जिससे क्या होता है, प्रोस्टेट का जो साइज है वो थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाता है। लेकिन जो प्रोस्टेट की जो मेडिसिन है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो काफी महंगी भी होती हैं। रात के वक्त वो लेनी होती है मेडिसिन, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि इजैकुलेशन है वो पेनफुल हो जाती है, इजैकुलेशन रिवर्स हो जाती है, जो सीमेंट बाहर निकलना चाहिए था वो पेशाब की थैली में चला जाता है, लिबिडो कम हो जाती है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, मितली सी होती है, उल्टी जैसा लगता है। तो जो प्रोस्टेट का जो बीपीएस की जो समस्या होती है उसके लिए जो बेहतरीन उपाय है वो है कि दूरबीन से जी प्रोस्टेट का ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन होता है, आपको 2 या 3 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना होता है, उसके बाद हफ्ते भर की दवाई कुछ खानी होती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, उसके बाद वो प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये आपने बताया प्रोस्टेट का जो परमानेंट इलाज है वो है ऑपरेशन, लेकिन इसमें रिवर्सल की कितनी संभावना, क्योंकि कई लोग ऑपरेशन करवाने के बाद कहते हैं कि वापस तो नहीं हो जाएगा। नहीं, वो ऑपरेशन के बाद वापस उसका होगा जो सही जगह से ऑपरेशन नहीं कराएगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो बचा हुआ जो प्रोस्टेट का हिस्सा है वो हो सकता है कि कुछ सालों के बाद फिर से बढ़ जाए और उसको फिर से रुकावट होने लगे। लेकिन आप सही तरीके से सारे के सारे जो मैंने बताया ना, जरूरत पड़ेगी तो आपका अल्ट्रासाउंड भी होगा, कुछ खून के ब्लड के टेस्ट होंगे, सीरम पीएसए है, यूरिन का कल्चर है, आपके ब्लड टेस्ट हैं, अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की भी समस्या है तो उनको करेक्ट करना होगा, वो थायराइड की समस्या है तो उसको भी करेक्ट कीजिए। जैसे आपने एक बीमारी का इलाज किया, 4 बीमारी का इलाज नहीं किया, वो पेंडिंग छोड़ दिया, तो वही बीमारी इसको जाके फिर से अफेक्ट करती है, और उसका इफेक्ट इतना प्रभावित करती है कि वो फिर से ग्रोथ हो जाती है, फिर से रुकावट होने लगती है। तो सही डॉक्टर का चुनाव कीजिए, सही दवाई लीजिए, सही तरीके से। अगर शाम के वक्त में पानी का बैन रखना ही रखना है, कोई तरल चीज अगर लेनी है तो 6 बजे के बाद तरल चीजों का बैन रखिए। जरूरत पड़े तो 1-2 घूंट पानी ले सकते हैं रात के वक्त, लेकिन आपको 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, उससे पहले पहले खाना लीजिए। तरल चीजों का परहेज रखिए शाम के वक्त, चाय, कॉफी और अल्कोहल। मैं भूल गया कि अल्कोहल और जो स्मोकिंग की बात, अल्कोहल अगर आप रात के वक्त लेते हैं और आपकी उम्र 50 साल, 55 साल या 60 साल है तो आपको बार बार पेशाब के लिए उठना ही होगा, और बार बार अगर पेशाब के लिए उठेंगे तो जो आपकी जो बीपीएच, जो प्रोस्टेट की जो हाइपरट्रोफी है वो भी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करती है, क्योंकि आप जो अल्कोहल है वो भी इरिटेट करता है, क्योंकि वो सारा का सारा यूरिन के जरिए निकलना है। जो स्मोकिंग के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं, क्योंकि स्मोक जो हम करते हैं, चाहे वो हुक्के का स्मोक हो, चाहे वो सिगरेट का स्मोक हो, चाहे वो बीड़ी का स्मोक है, वो कुछ भी स्मोक है तो उसमें इतने केमिकल्स होते हैं थाउजेंड्स की संख्या में, तो सारे के सारे केमिकल्स जो निकलते हैं वो भी उसकी रिकवरी में बाधक होते हैं। और जो ये बीमारी शुरू हो चुकी तो उन्हीं लोगों में ज्यादातर परेशान होते देखा है
जो धूम्रपान करते हैं, तो वो अल्कोहल और धूम्रपान है वो भी रात के वक्त आप रेस्ट्रिक्ट रखिए या मत लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। एक चीज और कि सिम्टम क्या आते हैं शुरुआत में और कैसे पता चले कि प्रोस्टेट की समस्या शुरू हो गई है? हाँ, शुरुआत में सिम्टम यही आते हैं कि बार बार मन करेगा कि जाके आप पेशाब करके आने का मन करेगा। जो ही आपने कुछ खाया है या पिया है, तरल चीज ली है, तो आपको 2-3 घंटे बाद ही लगेगा कि आपको तुरंत बाथरूम में जाना है, वॉशरूम में जाना है, नहीं तो पेशाब कच्चे में निकलने की जैसी फीलिंग आएगी, जैसे कुछ बूंदे निकलनी शुरू हो चुकी हैं। और धार धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। लिबिडो, जो सेक्सुअल जो एक्टिविटी की जो इच्छाएं होती हैं, वो डाउन होती चली जाती हैं समय के साथ ना, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता ही है। तो शुरुआत में तो यही है कि पेशाब जो थैली है वो बार बार खाली करने की इच्छा होती है, पेशाब की धार पतली होती चली जाती है और पेशाब करने की इच्छाएं बार बार होती हैं और हर्नियाज बन जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो किडनी में बैकफ्लो हो जाता है, तो किडनी खराब हो रही होती है टाइम के साथ, आपकी साथ में ब्लीडिंग होने लगती है, पेशाब के साथ ब्लीडिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं तो पेशाब की थैली के अंदर 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 क्रैक्स आ जाते हैं, तो ब्लीडिंग होने लगती है। और धीरे धीरे क्या है कि रोगी खाना पीना, उसकी नींद, उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर वगैरह साथ में अगर बीमारियां तो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि रात की नींद वो ढंग से ले नहीं पाता और रात की उसकी अगर बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाती है तो उसका दिन का सारा सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी सारी बीमारियां हैं एक तरह से हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, उसके ऊपर पूरे शरीर पे अपना आगोश में उस शरीर को ले लेती हैं। शुरुआत में क्या इस गोलियों से कुछ ठीक होने की संभावना है? शुरुआत में देखिए आप ये ले सकते हैं कि शाम के वक्त तरल चीजों का परहेज रखिए और शुरुआत में कुछ जो इसकी टैबलेट कैप्सूल आते हैं वो ट्राई कीजिए। अगर उनसे आपको आराम मिल जाता है, आपका मैनेजमेंट इसमें आ गया, आपका कि मैनेजमेंट उसमें अपने डाइट को रेस्ट्रिक्ट किया है, हाँ प्रॉपर एक्सरसाइज, आपको अगर लिक्विड लेना भी है अगर दिन में, तो कोशिश करोगे आप सुबह में दूध ले लीजिए, दही लस्सी कुछ भी लीजिए, लेकिन दिन में लीजिए, सुबह में लीजिए, दोपहर में लीजिए, शाम होने से पहले पहले चाहे आप कितना ही लिक्विड लीजिए, जूस लीजिए, नारियल पानी लीजिए, जो तरल चीजें हैं वो ले सकते हैं दिन में, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि शाम के वक्त उनको रेस्ट्रिक्ट करें और टाइम पर अपनी दवाई लेंगे, 5 से 7 किलोमीटर की सैर करेंगे, फल सब्जियां सलाद ज्यादा से ज्यादा लेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन भी है और प्रोस्टेट की समस्या भी है और टाइम पे दवाई भी नहीं लेते हैं, सारा इम्बैलेंस हो जाएगा। जो हर्नियाज हैं, हर्नियाज के साथ साथ पाइल्स भी, फिशर भी, ये सब भी होने लग जाते हैं। तो मतलब शुरुआत में मैनेजमेंट हो सकता है अगर ध्यान रखें तो। खान पान का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, गोलियां सही समय पर लें, रात को 6 बजे के बाद लिक्विड ना लें, तो इससे काफी हद तक बचाव संभव है। और अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो फिर ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन इसका रामबाण इलाज है। उसके बाद ऑपरेशन से न आपकी सेक्स लाइफ प्रभावित होती है, ना ही कोई और समस्या होती है, और वो रास्ता भी खुल जाता है और आपकी जो नाइट जो स्लीप है वो भी प्रॉपर बन जाती है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर परमेल चौधरी ने बताया कि शुरुआती दौर में यदि आपको पता चल जाए प्रोस्टेट के लक्षण, तो उसे कुछ हद तक खान पान में बदलाव करके या फिर कुछ चीज़ों का ध्यान रख के या कुछ गोलियों के साथ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये समस्या यदि बढ़ चुकी है तो इसका सही इलाज जो है वो ऑपरेशन है, और जैसा बताया दूरबीन वाला ऑपरेशन जो बहुत ही आसान है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप डॉक्टर परमेल चौधरी से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर परमेल चौधरी हरियाणा में रोहतक में प्रैक्टिस करते हैं और ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था। कोशिश सिर्फ इतनी थी कि आपको सही चीज़ों की जानकारी हो, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।